2017 के अंतर्गत देखा जाए तो हिस्ट्री से टोटल जो सवाल पूछा गया है 21 सवाल पूछे गया है, और इसमें भी देखेंगे तो हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को भी शामिल किया गया है। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए। इस सीरीज़ को हम लोग बहुत ही डिटेल से एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूरी तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान दक्कन में भू राजस्व लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली मौजूद थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, कंकूट, हल की संख्या, जब्त और घला बख्शी को लेके। यहाँ पे दिया हुआ है दक्कन में भू राजस्व लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली थी। यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, जब्त प्रणाली। इसी को यहाँ पे जब्ती प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे देखेंगे खासकर मध्यकाल के दौरान तो भूमि राजस्व के निर्धारण में खासकर भूमि माप से जो संबंधित होता था, जिसके माध्यम से रेवेन्यू को पूरी तरीके से निर्धारित किया जाता है, बड़े मात्रा में इसी प्रणाली को अपनाया गया था, जब्ती प्रणाली। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मुगल के साथ साथ जो सूरी साम्राज्य था, यहाँ पे सूरी वंश के लोगों ने इसको बहुतायत रूप में यहाँ पे अपनाया हुआ था। इसका कह सकते हैं कि बड़े रूप में खासकर मुगलों के अंतर्गत शाहजहाँ के बाद से बड़े रूप में इसको यहाँ पे अपनाया गया। आगे चल के जब मुर्शिद कुली खां आएगा खासकर दक्कन के क्षेत्रों में, तो इसी मुर्शिद कुली खां के द्वारा दक्कन के क्षेत्रों में इस व्यवस्था को यहाँ पे लगाया गया, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है यहाँ पे जब्त प्रणाली। देखिए जब्त प्रणाली में होता क्या था, तो जो मुगल जो साम्राज्य था, चूँकि कई सारे प्रांतों में इधर बटा हुआ था, जैसे कि दक्षिण प्रांत में हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, तो कई सारे प्रांतों में यहाँ पे बटा हुआ था। तो उन प्रांतों में देखेंगे यहाँ पे तो फसलों की पूरी सूची यहाँ पे जारी कर दी जाती थी, और फसलों की सूची जारी करने के बाद से उसको राजस्व मंडल में टंगवा दिया जाता था, राजस्व मंडल में, कि इस फसल में भूमि के निर्धारण के आधार पे, उपज के आधार पे इतना उसको यहाँ पे रेवेन्यू देना पड़ेगा। और यही व्यवस्था पूरी तरीके से लागू कर दी जाती थी। इसमें देखेंगे तो भूमि का निरीक्षण करना, लेखा जोखा, सब उसके बाद से ही इस व्यवस्था को यहाँ पे लाया जाता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे कहाँ नहीं थी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो गुजरात में। इसमें 2 क्षेत्र है, नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, और गुजरात के साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा बंगाल। तो गुजरात और बंगाल में आपको ध्यान रखना है कि जब्त प्रणाली को लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन जहांगीर के शासनकाल में भारत आया हुआ था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, फ्रांसिस्को पेलर्ट यही जहांगीर के शासनकाल में भारत आया हुआ था। टाइम पीरियड की बात करें तो 1620 के आसपास आया था, और 1627 तक लगभग 7 सालों तक यह भारत रहा हुआ था। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल के दौरान कुछ और पुर्तगाली और इतालवी यात्री हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पुर्तगाली यात्री की, जहांगीर के समय ही जो आया हुआ था, जिसका नाम है जॉन जर्डन। एक और यहाँ पे इतालवी यात्री है, उसका नाम है यहाँ पे पियत्रा डेला वेले। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, अकबर के समय कौन आया हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइए। अकबर के समय यहाँ पे कौन आया हुआ था, कौन जो विदेशी व्यक्ति आया हुआ था, तो उसका नाम है यहाँ पे, ठीक है, फादर एंथोनी मोन्सेरेट। तो एंथोनी के नाम से इतना आपको याद रहना चाहिए, फादर एंथोनी। औरंगजेब के समय भी 2 लोग आया हुआ है, आया तो कई लोग हैं, लेकिन औरंगजेब के समय जो 2 लोग आया है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक है यहाँ पे फ्रांसीसी जो चिकित्सक था, फ्रेंकोइस बर्नियर। तो बर्नियर का नाम तो काफ़ी फेमस है, एनसीईआरटी वगैरह में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, फ्रेंकोइस बर्नियर, जो कि एक चिकित्सक था। और एक और नाम है निकोलो मुनुची, दोनों ही फेमस नाम है, निकोलो मुनुची। तो निकोलो कहाँ से हो जाएगा, इतालवी से हो जाएगा, इटली से हो जाएगा, और बर्नियर यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसीसी। तो इन दोनों का भी नाम आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों को नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, आमतौर पर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान व्यापार का अनुकूल संतुलन था। कारण दिया है, धन की निकासी ने एक तरफा निर्यात का यहाँ पे रूप ले लिया था। देखा जाए तो देखिए दोनों ही कारण बिल्कुल सही है, माने दोनों ही कथन बिल्कुल
सही है, कथन भी और कारण भी, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। आइए हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कि कारण कथन की कैसे सही व्याख्या कर रहा है और ये दोनों कथन सही कैसे हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान जब देखेंगे, खासकर अरबी जो व्यापारी जो होते थे, अरब व्यापारियों ने लाल सागर, भूमध्य सागर बंदरगाहों के माध्यम से बड़े मात्रा में व्यापार किया था। यूरोप सामान भेजा हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस समय के संदर्भ में देखेंगे ना, यहाँ पे तो पूरा वैश्विक जीडीपी में भारत का जो कंट्रीब्यूशन होता था, लगभग ये ऑफिशियली डेटा के रूप में समझ सकते हैं 24.5% के आसपास। सोचिए, इतना बड़ा जो कंट्रीब्यूशन वैश्विक जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भारत का होता था। और ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए कि जब बोल रहा है कि आमतौर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, तो भारत से कुछ भी वस्तुएं जा रही है, चाहे वो निर्यात हो रहा है चाहे वो आयात हो रहा है, तो कंट्रोल पूरा का पूरा जब अंग्रेज़ों का था, तो घाटा होगा या मुनाफा होगा, जो आमतौर पर मुनाफा ही होता था बड़े मात्रा में जब भारत से वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, तो फ़ायदा भारत को होगा। लेकिन भारत को फ़ायदा हो रहा है तो भारतीयों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उसका ठीक है बड़ा जो हिस्सा है, प्रॉफिट है, वो अंग्रेज़ों को मिल रहा है। इसीलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। आमतौर पर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का व्यापार पूरी तरीके से देखेंगे तो संतुलित था, भारत के अनुकूल था, व्यापारिक संतुलन भारत के फेवर में था, क्योंकि भारत के आयात और निर्यात पर पूरी तरीके से ठीक है ब्रिटेन का कंट्रोल हुआ करता था। इसीलिए देखेंगे तो अधिकांश जो विदेशी व्यापार देखेंगे तो केवल ब्रिटेन तक यहाँ पे सीमित नहीं था, बल्कि पूरब के क्षेत्रों की तरफ, चाहे हम लोग बात कर ले सिलोन की, इधर पूरा पूरा फारस की तरफ, इसके अलावा अन्य देशों के साथ भी उस समय इनका व्यापार होता ही होता था। बड़े मात्रा में तो यहाँ पे यूरोपीय देशों से ही यहाँ पे होता था, जैसे कि भारत से बहुत सारी वस्तुओं को निर्यात किया जाता था। कपड़ा, चीनी, मसाला, नील, कालीन, सब यहाँ पे बेचा जाता था और बदले में यूरोप से बड़े मात्रा में सोना और चांदी भारत आता था। तो इसको आपको क्या करना है, समझना है, और समझने के साथ साथ ठीक है चीज़ों को ध्यान से देखते यहाँ पे चलना है। और फिर इन्हीं चीज़ों को तो पूरी तरीके से यहाँ पे विरोध किया गया जब बड़े मात्रा में अंग्रेज़ों को यहाँ पे फ़ायदा होने लगा। कच्चे मालों को भारत से यहाँ पे देखा जाए निर्यात किया जाने लगा, और उसका फ़ायदा किसको मिला, अंग्रेज़ों को मिला। तो भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, इसके अलावा आर.सी. दत्त जैसे बड़े मात्रा में लोग इकोनॉमिस्ट नहीं थे, लेकिन कुछ तो कुछ इनकी इकोनॉमिक की समझ थी, और इन्हीं लोगों के द्वारा आर्थिक निकास के रूप में, जैसे कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन बहिर्गमन के रूप में यहाँ पे सिद्धांत दिया गया। तो इन चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। और आगे चल के देखेंगे यहाँ पे 1869 में जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया, तो पहले घुमा के वस्तुओं को देखेंगे यहाँ पे केप टाउन से होके, साउथ अफ्रीका से होके यहाँ पे ले जाया जाता था। लेकिन 1869 में जब स्वेज नहर का निर्माण हो गया, तो परिवहन लागत में बड़ी मात्रा में यहाँ पे कमी आ गई, तेज़ी से वस्तुओं का और यहाँ पे निर्यात किया जाने लगा। भारत से कच्चे वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, और भारत का जो व्यापार था, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी थी, तैयार वस्तुओं का पूरा पूरा भारत आयातक बन गया। तो और बड़े मात्रा में भारत से क्या किया गया, धन का बहिर्गमन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसीलिए कारण जो है कथन की पूरी तरीके से सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद दिया है यहाँ पे, ऋग्वेद के कई प्रसंगों में वर्णित अघन्या नाम का उल्लेख किसके लिए किया गया है, पुजारी, महिलाएं, गाय, ब्राह्मण। बहुत फेमस प्रश्न है, उतना ही इसका आसान जवाब है। देखिए, अघन्या, अघन्या को यहाँ पे ऋग्वेद में देखेंगे, ठीक है, तो गायों को यहाँ पे संदर्भित किया गया है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, गाय। और गायों को लेकर यहाँ पे बोला गया है ऋग्वेद में कि किसी भी परिस्थिति में गायों को यहाँ पे मारना नहीं है, उसको हिट नहीं करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस चट्टान को काटकर बनाई गई गुफाओं में 11 सिरों वाली बोधिसत्व छवि चित्रित की गई है। अब देखेंगे 11 सिरों वाली, तो पूरा का पूरा अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले, ये चारों गुफाओं का संबंध यहाँ पे बौद्ध धर्म से है। और ये चारों गुफाएं, मजे की बात कि सब का सब ये वर्तमान में देखेंगे तो महाराष्ट्र में ही है। लेकिन देखिए प्रश्न कैसे पूछ दिया कि 11 सिरों वाली बोधिसत्व छवि चित्रित की गई है, कहाँ चित्रित की गई है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सी हो जाएगा, कन्हेरी। ध्यान रखिएगा, कन्हेरी नाम ही लग रहा है ना, कन्हेरी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कृष्णगिरी अर्थात कान्हा गिरी कह सकते हैं, कान्हा, ठीक है, गिरी कृष्ण का घर है। और कृष्ण के रंग से, कलर से हमेशा ही यहाँ पे सूचित किया जाता है, रंग मतलब क्या है, अंधेरा, काला है तो रंग अंधेरा हो जाएगा। और
देखिए कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक होता है देने का, चूँकि कन्हेरी का जो क्षेत्र है दक्कन का, जो प्लेट्यू है, वहाँ पे जो हजारों साल पहले भूकंपीय संरचना के जो साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ पे जो भी देखिए बेसाल्ट चट्टान से जो निर्मित जो भी यहाँ पे ठीक है संरचना है, उसी को काट काट के यहाँ पे बनाया गया है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कन्हेरी गुफा। कन्हेरी गुफा मुंबई के पश्चिम की साइड में, ठीक है, लगभग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पूरा का पूरा रॉक कट है, रॉक कट। रॉक कट का सिंपल सा मतलब है पत्थरों को काट काट के बनाया गया है। जैसे कि बिहार के क्षेत्रों में बराबर की गुफाओं को यहाँ पे काट काट के यहाँ पे बनाया गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो रॉक कट है, इसी के अंतर्गत देखेंगे तो 11 सिरों वाली बोधिसत्व छवि चित्रित की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जब कन्हेरी गुफाएं बनाई जा रही थी, तो इसका एक बड़ा उद्देश्य था। देखेंगे ना उस समय, चूँकि बौद्ध धर्म तो पूरी तरीके से उधर छाया हुआ था, तो इसका उद्देश्य था कि विषम परिस्थितियों में, खासकर वर्षा के मौसम में, गर्मी के मौसम में, जो भी भिक्षुक लोग होते थे उनको ये आश्रय प्रदान करे। तो मूलतः आश्रय प्रदान करने के लिए इस कन्हेरी गुफा को बनाया गया था। और जब भिक्षुक लोग रहेंगे तो उसके अंतर्गत विहार, इसके अलावा स्तूप, बौद्ध मंदिर के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। इन सारी चीज़ों का निर्माण इस कन्हेरी गुफा के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और काफ़ी शानदार आर्किटेक्ट आप कह सकते हैं। इसका एक अद्वितीय पहलू है जल संचयन प्रणाली। जल संचयन प्रणाली, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जल संचयन प्रणाली को इस कन्हेरी गुफा के अंतर्गत इतनी शानदार तरीके से बनाया गया है कि आज भी माना जाता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेक्निक थी, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको बनाया गया है। इसलिए बार बार ये प्रश्न आता ही आता है। अजंता और एलोरा बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर इसकी यहाँ पे बात करें तो ये भी बौद्ध और जैन गुफाओं से ही संबंधित है। खासकर अलंकरण के रूप में जो बनाया गया है चित्रों को, बहुत ही शानदार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, दीवारों पे अलंकरण, शानदार कलर का उपयोग किया गया है। 1983 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। वैसे ही है यहाँ पे एक और गुफा है, कार्ले गुफा, नीचे में मेंशन कर देता हूँ। कार्ले गुफा महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। अभी ये भी देखेंगे तो चट्टानों को काटकर रॉक कट का एक बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जो प्रश्न बनाएगा, दे देगा यहाँ पे कि अष्टकोणीय स्तंभ, यहाँ पे 37 अष्टकोणीय स्तंभ यहाँ पे पाया गया है कार्ले में। तो दे देगा 37 अष्टकोणीय स्तंभ का संबंध किस गुफा से है? कार्ले गुफा से है। तो आपको ध्यान में रख के चलना है। करेक्ट उत्तर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे नंबर 1 स्टेटमेंट दिया है कि पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटफल्ली के प्रारंभिक चैत्यगृह और बिहार रॉक, ठीक है, आउट है, रॉक कट है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि गोदावरी जिले की बात की जा रही है, गुंटफल्ली के नाम से बात की जा रही है। तो आंध्र प्रदेश का ही क्षेत्र आपको समझने की ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे गुंटपल्ली, वहीं पे चैत्यगृह जो बना है, ठीक है, गोदावरी जिले में स्थित है। और ये रॉक कट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। रॉक कट गुफा भी है। और रॉक कट जब भी गुफा का नाम आता है तो बिहार में जो बराबर की जो गुफा है उसमें एक लोमस ऋषि की गुफा है। तो लोमस ऋषि का ही कह सकते हैं कि कॉपी किया गया है, उसी का एक संस्करण है। और इसकी जो खुदाई हुई है, उस खुदाई में सोने, चांदी, बहुत सारे ताबूत भी मिले हैं। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो मोस्टली जो आपको ठीक है, अब मतलब मोस्टली जो भी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे बिहार वगैरह सब देखने के लिए रॉक कट ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार आमतौर पर रॉक कट होते हैं। बिल्कुल सही है, देखा था हमने दक्कन में अभी कन्हेरी गुफा को लेके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में सही है? देखिए, अभी हमने चर्चा किया भी गया, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में बराबर की पहाड़ी आपको दक्षिणी बिहार में देखने के लिए मिल जाएगी। बोध गया के आसपास के क्षेत्रों में 4 गुफाएं, इन 4 गुफाओं का नाम आप लोगों को मैं बता देता हूं। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा करण चौपर गुफा, करण चौपर गुफा। दूसरा हो जाएगा लोमस ऋषि की गुफा, अभी चर्चा भी किया था, लोमस ऋषि। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सुदामा गुफा। इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे विश्वकर्मा गुफा, विश्वकर्मा गुफा। ठीक है, तो ये 4 गुफा हैं। अशोक के शिलालेख 3 गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इन शिलालेखों से हमें इन गुफाओं के आजीवकों के प्रति समर्पण की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो मखली गोसाल के द्वारा की गई थी,
यहाँ पे इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पूछिए आप लोगों से कि इसकी प्रसिद्धि का हमारे समाज में फेमस क्यों हुआ, तो देखिए बौद्ध और जैन धर्म दोनों का अगर देखा जाए यहाँ पे तो नंबर वन था आइडियोलॉजी, इनका विचारधारा। और इस विचारधारा का यहाँ पे सोशली जिस तरीके से एक्सेप्टेंस किया गया, खासकर ठीक है जो भी जातियाँ होती थी, निम्न जातियाँ थी, उन लोगों के द्वारा ऐसे लपका गया बौद्ध जैन धर्म को, तो प्रसिद्धि यहाँ पे मिलती चली गई। खासकर बौद्ध धर्म में फ्लेक्सिबिलिटी अधिक थी, जैन धर्म में थोड़ा सा कठोरतापन अधिक था, फॉलो करना जैन धर्म को इतना आसान नहीं था, खासकर हिंसा को लेके, तो समस्या तो थी यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सोशली एक्सेप्टेंस के पीछे बड़ा कारण था विचार और सोशली एक्सेप्टेंस। लेकिन इससे पहले देखेंगे ना यहाँ पे तो आजीवक संप्रदाय मुखली गोसाल के नेतृत्व में भी समाज को दिया दिखाने का ही जगाने का प्रयास कर रहे हैं। चारवाक या लोकायत संप्रदाय को लेके उन चोर, तो उसके द्वारा भी यही किया जा रहा था, उन लोगों के द्वारा भी यही किया जा रहा था। लेकिन प्रसिद्धि किसकी मिली? बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को। या फिर ठीक है, ये शिलालेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अब देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध या फिर जैन धर्म की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और बात आती है अशोक की। अभी हमने देखा ये अशोक के शिलालेख 3 गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं, तो अपने आप में एक कंट्रोवर्सी नहीं है कहाँ अशोक और कहाँ यहाँ पे बौद्ध धर्म का उदय। तो एक तो संबंध हो जाएगा सीधे, ठीक है, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के 6वीं शताब्दी, 300 सालों का गैप है दोनों के बीच, तो इसीलिए डी पूरी तरीके से यहाँ पे गलत हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? देखिए मत्स्य जहाज जनपद जो स्थित था राजस्थान में। वर्तमान में अगर एक क्षेत्र देखा जाए राजस्थान का, जयपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, भरतपुर और अलवर के क्षेत्रों में पूरा पूरा फैला हुआ था। आपको ध्यान होगा, ठीक है, जो इसकी राजधानी थी, मत्स्य की जो राजधानी थी विराटनगर। अब इस विराटनगर से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ महाभारत, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि पांडव लोग वनवास काटने के बाद 1 वर्ष उनका अज्ञातवास होता है। उसमें कंडीशन होता है कि अज्ञातवास में अगर वे पहचाने गए तो पूरा टर्म एंड कंडीशन फिल हो जाएगा पुनः, ठीक है, उनको यहाँ पे ठीक है वनवासी के रूप में जीवन बताना होगा। तो महाभारत में जो अज्ञातवास के तहत जो शरण लिया गया था, इसी विराट नगर में ही यहाँ पे शरण लिया गया था। नाम ही लिख रहे हैं ना, विराट नगर, पूरा वीरान कह सकते हैं, बड़ा क्षेत्र है वहाँ पे। तो पशुपालन वगैरह बड़ी मात्रा में वहाँ पे किया जाता था, पशुपालन किया जाता था। इसीलिए जब कौरवों को पता चला तो वो लोग आया, अटैक भी किया, लेकिन सब वेश बदल के था, अर्जुन ने सबको यहाँ पे हरा दिया। तो माना जाता है कि वो लोग जो वापस गया तो बहुत सारे मवेशियों को कौरव लोग ठीक है वापस भी लेके चला गया। आगे चल के देखेंगे तो यही जो मत्स्य का जो क्षेत्र है, आगे चल के ये मगध साम्राज्य का अंग बन जाएगा। आगे चल के इस पे चेदियों का कंट्रोल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे बातों को ध्यान रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारी बातें तो बहुत सारा ठीक है, जो भी माइथ्स वगैरह ठीक है, जैसे भी इसको आप ले लें, मिथ्स यहाँ पे माना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अशोक से संबंधित एक शिलालेख है, अशोक से संबंधित एक शिलालेख है जिसको लघु शिलालेख के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है, बैराट का शिलालेख। बैराट का शिलालेख जो कि प्राचीन विराट में ही, उस समय विराट नगर में ही यहाँ पे ठीक है बनाया गया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। सूची 2 को सूची 1 के साथ मैच करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक तरफ दिया हुआ है पूरा का पूरा शासकों का लिस्ट दिया हुआ है, और एक तरफ दिया हुआ है यहाँ पे कला। तो नंबर 1 देखिए, जब भी हम लोग गंधार कला की बात करते हैं तो गंधार कला जो कि माना जाता है कि यूनान की ही जो हेलिस्टिक कला थी उसी से कॉपी किया गया था। पश्चिम के क्षेत्रों से ही ये गंधार कला आया हुआ था जो मूर्ति कला है। और उस समय कुषाणों का खासकर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में बड़े मात्रा में कंट्रोल हुआ। तो उसी समय देखेंगे तो बुद्ध वगैरह की मूर्ति बड़ी मात्रा में बनने लगी, जिसमें गंधार कला का बहुतायत रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गंधार कला किससे प्रेरित है? तो यूनान की हेलेनिस्टिक कला से बुद्ध की मूर्तियों को बड़ी मात्रा में बनाया गया। और उसी समय देखेंगे ना, कुषाण जब लोग था उत्तर पश्चिम में, तो मथुरा के क्षेत्रों में देखेंगे उस समय तो मथुरा कला भी तेज़ी से फैल रहा था। तो कुछ सिमिलरिटी आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जूनागढ़ शिलालेख की। देखिए, जब भी जूनागढ़ शिलालेख की बात आती है तो मुझे शक शासक रुद्रदमन के साथ साथ जो मौर्य शासक था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो बनाया गया था कह सकते हैं, ठीक है, उसका जो गवर्नर था
पुष्यगुप्त, उसके द्वारा जो सुदर्शन झील जो बनाया गया था उसकी चर्चा यहाँ पे मिलती है। तो इसी जूनागढ़ शिलालेख में आपको देखने के लिए मिल जाएगी रुद्रदमन प्रथम। इसने भी रिपेयरिंग करवाया था और इसकी खोज आगे चल के की थी यहाँ पे कर्नल, ठीक है, जेम्स रीड ने। कर्नल जेम्स रीड ने। टाइम पीरियड पूछा जा सकता है 1822 के आसपास। उसके बाद है यहाँ पे मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो और मिलिंद देख पा रहे हैं यहाँ पे मिनांडर के बीच जो एक लंबा, ठीक है, मिलिंद पन्हो में था ना, ठीक है, मिलिंद पन्हो और, ठीक है, सॉरी, मिलिंद पन्हो तो ग्रंथ हो जाएगा और इसमें मिलिंद होगा और दूसरा कौन था, बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच पूरा पूरा डिस्कशन होगा, चर्चा जो मिलेगा वो सारी बातों को मिलिंद पन्हो में यहाँ पे लिखा गया है पाली भाषा में। तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ पाली भाषा में। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे तक्षशिला शिलालेख। तक्षशिला लेख, इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे पथिक से। पथिक से तक्षशिला जो शिलालेख है देखेंगे भारत के उत्तर पश्चिम में उस समय अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे भी अरमाइक शिलालेख के रूप में इसको यहाँ पे जाना जाता है। एक संगमरमर के टुकड़े पे लिखा है अरमाइक लिपि के रूप में, ठीक है, अरमाइक लिपि में यहाँ पे लिखा गया है। इसकी खोज यहाँ पे जॉन मार्शल के द्वारा 1915 में यहाँ पे की गई थी। माना जाता है कि लगभग 260 ईसा पूर्व के आसपास अशोक के द्वारा इसको यहाँ पे लिखवाई गई थी। और तक्षशिला शिलालेख को भी अशोक के लघु शिलालेख के रूप में वर्णित किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो शिलालेख काफ़ी है इतना। नेक्स्ट यहाँ पे जौनपुर राज्य का अंतिम शासक देखिए कौन था। देखिए अंतिम शासक जौनपुर राज्य का, ठीक है, आपको याद होगा पूर्व का जो सिराज जौनपुर को ही बोला जाता था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अंतिम जो शासक था यहाँ पे हुसैन शाह था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। अब यहाँ पे जो जौनपुर राज्य की हम लोग स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कुछ शासकों की देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि 1394 में इसकी स्थापना हुई थी और ये लगभग 1479 तक यही था हुसैन शाह। अंतिम में भाग कर, ठीक है, चला जाएगा बंगाल के में। तो 1479 तक ये यहाँ पे जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो वंश था इनका सरकी वंश था जो बार बार चाहते थे कि हम दिल्ली के क्षेत्रों की तरफ आगे कंट्रोल करें और दिल्ली के जो भी सल्तनत थे चाहते थे कि पूरा पूरा इनका क्षेत्र हमारा हो जाते। तो चलते ही रहता था उस समय साम्राज्य विस्तार को लेके। अब इसी में देखेंगे एक शासक का नाम आएगा मुबारक शाह। इसी ने 1399 के आसपास, ठीक है, सत्ता संभाली, लेकिन मक्कू इकबाल से काफ़ी इसको कंपटीशन मिला। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो 1402 में इसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। 1402 में जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसका एक छोटा भाई होगा इब्राहिम शाह। मुबारक शाह का ही छोटा भाई है इब्राहिम शाह, यह गद्दी पर बैठेगा और ये फिर देखेंगे तो अपना साम्राज्य विस्तार करेगा। दिल्ली तक के क्षेत्रों की तरफ माना जाता है कि यमुना तक ये आ जाएगा। बड़ा ही कह सकते हैं ना, ठीक है, मतलब आक्रमण करने का प्रयास करेगा। दिल्ली तक मार्च किया और इसने कई सारे स्कूल कॉलेजों की भी स्थापना की, खासकर इस्लाम शिक्षा के लिए। और इसके बाद जो गद्दी पे बैठेगा उसका नाम है मोहम्मद शाह। इसी को, ठीक है, महमूद शाह भी बोला जाता है, महमूद शाह। इसने भी साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया। बहलोल लोदी था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक, लेकिन बेचारा कर नहीं पाया। इसके बाद जब आएगा हुसैन शाह, एकदम ध्यान से देखते चलिए, इसके बाद जब आएगा हुसैन शाह, ठीक है, तो 1458 के आसपास ये जब गद्दी पर बैठेगा तो, ठीक है, बहलोल लोदी के साथ 4 साल के लिए शांति समझौता करेगा। लेकिन फाइनली बहलोल लोदी इतना योग्य कह सकते हैं, सक्षम शासक साबित नहीं होता है। फिर लोदी वंश में देखेंगे तो एक से एक, ठीक है, नाम ही बकलोल बोला जाता है, ठीक है, कुछ अयोग्य शासक साबित होते गए और फाइनली ये 1478 तक पुनः अटैक करने का प्रयास करेगा दिल्ली सल्तनत में। लेकिन बहलोल लोदी से ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो हार जाएगा यमुना नदी तक, ठीक है, यमुना नदी तक ये पहुँचेगा दिल्ली सल्तनत पे कंट्रोल करने के लिए। और बहलोल लोदी से इसमें मुझे ध्यान है 1458 से, एक सेकेंड, 1458 के आसपास बहलोल लोदी से 4 साल के लिए करेगा। तो उसमें दिल्ली सल्तनत का शासक में भी कहीं चेंज हो गया होगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फाइनली मुझे इतना ध्यान है यमुना तक जाएगा और फिर दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा, उस समय लोदी वंश था, कौन था ये मुझे ध्यान नहीं है,
तो इसको यहाँ पे खदेड़ दिया जाएगा और फिर ये भाग के आ जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से बंगाल के क्षेत्रों में आ जाएगा जहाँ पे अलाउद्दीन हुसैन शाह ने इसको शरण दिया हुआ था। तो फिर देखेंगे वो सारा जो क्षेत्र है धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के अधीन आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध बिल्कुल ही यहाँ पे सही है, क्योंकि उस समय कह सकते हैं कि हेक्टर मुनरो ही था गवर्नर जनरल वायस राय के रूप में। और इलाहाबाद की संधि आपको ध्यान रखना होगा, उसका मूल मेन कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी और और त्रिगुट के बीच लड़ाई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ने पार्टिसिपेट किया था। वही त्रिगुट की तरफ देखा जाए यहाँ पे तो कासिम, ठीक है, मीर कासिम हो गया जो भगोड़ा नवाब था बंगाल का। सुजाउद्दौला शाह आलम सेकेंड था मुगल शासक, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। तो तीनों ने मिल के यहाँ पे लड़ा, लेकिन ये बेचारे लोग जीत नहीं पाए और फिर फाइनली इनको इलाहाबाद की संधि यहाँ पे करनी पड़ी, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। उसके बाद है यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स, यहाँ पे आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय हुआ था, लगभग 1814 से लेके 16 के बीच। लॉर्ड हेस्टिंग्स ही यहाँ पे गवर्नर जनरल था और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा नेपाली जो थापा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यहाँ पे हुआ था। और इसी में यहाँ पे हुआ था सुगौली की संधि, सुगौली की संधि जिसमें खासकर ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सीमा बाउंड्री को लेकर यहाँ पे निर्धारित किया गया था कि किसकी सीमा कहाँ तक है। और ये बाउंड्री देखेंगे तो अधिकतर प्राकृतिक सीमा को बनाया गया था, जो आज वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेके प्रमुख कारणों में से एक है। प्राकृतिक सीमा देखिए, ठीक है, अभी बाढ़ आ जाए तो फिर नदी अपना रास्ता बदल देगी। सोचिए अगर कोई नदी को अगर प्राकृतिक सीमा बनाया जाएगा तो नदी अगर बाढ़ के समय नेपाल के क्षेत्रों को अधिक काट ली, भारत के क्षेत्रों की तरफ अधिक काट ली, तो फिर वहाँ पे जो भी सीमा के आसपास जो भी बाउंड्री ठीक है, जो भी सैनिक तैनात हैं वहाँ पे, चाहे वो ठीक एसएसबी के रूप में हो, चाहे वो बीएसएफ, जो भी है वहाँ पे तैनात है, तो उनको समस्या आएगी। वे कहेंगे नेपाल वाले कि हमारे क्षेत्र में है, भारत वाला बोलेंगे हमारे क्षेत्र में है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चूँकि इसी के समय हुआ था, आपको याद होगा 1798-99 में। और टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने झुकने का बहुत मौका दिया कि भाई हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन टीपू सुल्तान देखिए इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। फाइनली उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन वो झुकने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं हुआ। तो उस समय था यहाँ पे वेलेस्ली। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे पुनः ओडेयार वंश की यहाँ पे स्थापना कर दी गई थी। 5-6 साल के एक बच्चे को वहाँ पे नाम मात्र का शासक बना दिया गया था और उसका बड़ा जो भाग था अंग्रेजों ने मिला लिया था। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कार्नवालिस, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। देखेंगे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, चूँकि 1814-16 में दिया हुआ हस्टिंग्स। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो ये भी हो जाएगा 1817-18 में। तो उस समय यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स था यहाँ पे, ठीक है, गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पे मौजूद था। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में देखेंगे तो काफ़ी कम्प्लेक्स है, इसको मैं समझाने लग जाऊँ तो 10-15 मिनट यहीं लग जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप लोग खुद, ठीक है, देख लीजिए। इसमें पूरा देखेंगे तो मराठा जो शक्ति थी एकदम छिन्न भिन्न यहाँ पे हो गई थी, चाहे हम लोग, ठीक है, ग्वालियर होलकरों की बात करें या फिर पेशवा की बात करें। पूरा देखेंगे ना, एक ज़बरदस्त जो आपस में जो कह सकते हैं कि उनके बीच यूनिटी नहीं रही थी, आपस में बेचारे लड़ रहे थे। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने उठाया हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे हैं, जो भी जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर हैं। और यहाँ पे सूची 2 में यहाँ पे प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, खुद सोचिए। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह बैल ही होगा। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जल कलश और पार्श्वनाथ का सांप, संभवनाथ का घोड़ा। तो जैन धर्म के कम से कम एटलीस्ट प्रथम 5 और लास्ट के 5, 24 तीर्थंकरों में प्रथम 5 और लास्ट के 5, कम से कम 10 तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान में होना चाहिए। इससे क्या होगा, देखिए कोई न कोई 2 आपको मिल जाएगा जिससे कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे देखिए पार्श्वनाथ दिया हुआ है, संभवनाथ भी दिया हुआ है, दोनों बहुत ही आसान है, आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ए का 1 और बी का 4, ए का 1 बी का 4, ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ए। इसके अलावा बात करें, देखिए जैन धर्म की तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें देखा जाए तो वर्धमान महावीर को 24वें तीर्थंकर के रूप में
या फिर जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 3 सिद्धांत हैं, हमेशा याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, बार बार पूछा जाता है ये भी। आगे चल के जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। श्वेतांबर लोग देखा जाए तो सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करता था, और दिगंबर कह सकते हैं एक तरीके से नंगे लोग रहता था, ठीक है। बंगाल के मिदनापुर जिले में निम्नलिखित में से किस वर्ष जातीय सरकार का गठन किया गया था? देखिए यहाँ पे जातीय वर्ष, जातीय सरकार का जो गठन किया गया था, खासकर ताम्रलिप्ता जातीय सरकार का गठन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। टाइम पीरियड होगा बंगाल में 17 दिसंबर, ठंड का दिन है, देख पा रहे हैं, 1942 में यहाँ पे किया गया था। बिल्कुल ही एक समानांतर सरकार, जैसे कि बलिया में, ठीक है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहाँ पे किया गया था, चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया था ना। समानांतर सरकार का मतलब क्या है कि अंग्रेजों के समकक्ष, मतलब अंग्रेजों की व्यवस्था हम नहीं मान रहे हैं। अंग्रेजों ने जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, कानून हो गया, अदालत हो गया, सब जैसे स्थापित किया हुआ है पूरा पूरा, ठीक है, एक सिस्टम, ठीक वैसे ही हम अपना सिस्टम स्थापित करेंगे और फिर उसको अपने लोगों में अप्लाई करेंगे। अंग्रेजों की चीज़ों को हम लोग नहीं मानेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 17 दिसंबर 1942 को ध्यान रखिएगा, समानांतर सरकार की यहाँ पे स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसमें एक महिला का नाम है, देखिए, मातंगनी हाजरा। इनका नाम आपको बहुत ध्यान से लेना है, ठीक है, ध्यान से लेना है, देखिए बार बार आता है, ठीक है। महिलाओं से संबंधित किस कौन कौन सी महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, उसमें मातंगनी हाजरा का भी यहाँ पे नाम आता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सतीश चंद्र सामंत, अजय मुखर्जी, सुशील कुमार, ऐसे भी नामों को आपको ध्यान में रख के चलना है। एक प्रश्न और बन सकता है, देखिए, कि गांधी जी ने यहाँ पे इसको वापस कब लिया था भारत छोड़ो आंदोलन को? देखिए 8 अगस्त 1944 को गांधी जी के द्वारा यहाँ पे भंग कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन को। निम्नलिखित जांचों में से किसने विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित किया? और एल्बर्ट आइंस्टीन, देख पा रहे, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है यहाँ पे, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लास्की, रूजवेल्ट, इनकी सहानुभूतियों या फिर सहानुभूति टिप्पणियों को दोषियों के पक्ष में आकर्षित किया। INA जांच है, लाहौर षड्यंत्र केस है, मेरठ षड्यंत्र केस, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बहुत ही धब्बा का काम करता है, जिसका नाम है मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस, इस मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे काफ़ी एक विवादास्पद अदालती मामला है, जिसमें मार्च 1929 में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिकों को जबरन, बिना किसी एविडेंस का, बिना किसी साक्ष्य का बंदी बना लिया गया और इनको मेरठ लाकर इन पर मुकदमा चलाया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरठ की जो अदालत थी वहीं पे यहाँ पे सुनवाई होनी थी। और इसमें बड़े मज़े की बात, इन 31 श्रमिकों में देखेंगे तो 3 जो लोग थे, 3 ब्रिटिश साम्यवादी समर्थक थे। इन तीनों का नाम पूछा जा सकता है, मैं मेंशन कर देता हूँ। इन तीनों का नाम है, जैसे कि एक का नाम है फिलिप स्प्रेड, दूसरा है यहाँ पे ब्रेन बैटले, और तीसरा है यहाँ पे लेस्टर हचिंसन। अब इनकी यहाँ पे क्या की गई, सुनवाई की गई, इन पे अंजाम लगाया गया, इनके लिए यहाँ पे एक विधेयक लाया गया, ध्यान रखिएगा, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय लोगों को उकसा रहे हैं, यहाँ के श्रमिकों को, यहाँ के लोगों को उकसा रहे हैं, ताकि ये लोग सम्राट की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दें, या फिर कह सकते हैं कि सम्राट को भारत की संप्रभुता से ये लोग वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। यही था मामला, इनके खिलाफ विधेयक लाया गया था। अब इसी का विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। उसमें जैसे कि मोतीलाल नेहरू 1929 के समय काफ़ी पिक में थे, वो 1929 के समय यहाँ पे मोतीलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव लाया गया। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, काम रोको प्रस्ताव लाया गया, और आगे चल के एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा देखेंगे, माना जाता है कि प्रधानमंत्री, उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था, उसको पत्र लिखा कि इसको या फिर इस विधेयक को यहाँ पे वापस ले लिया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाए। और आगे चल के देखेंगे तो फिर से मोतीलाल नेहरू के बाद से जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा अंसारी, कैलाश नाथ काटजू, ऐसे बहुत सारे जो वकील थे, इन वकीलों ने यहाँ पे पूरी तरीके से इन कैदियों को बचाने की कोशिश की। यही था मामला मेरठ षड्यंत्र केस।
नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक विसंगति है, लेकिन यह एक प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ एक क्या है, विसंगति है, सब कुछ एक विसंगति है। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स है, मैकाले है, लॉर्ड मैक्लाइव है, हेनरी, इसके अलावा डुंडास है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मैकाले। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देख रहे हैं मैकाले। मैकाले के द्वारा ही यह फेमस स्टेटमेंट दिया गया था। ये वही मैकाले है जिसके द्वारा यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को भारत में थोपा गया था, लादा गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा 1835 में लाया गया था, लेकिन इससे पहले देखेंगे तो जो गवर्नर जो काउंसिल होता था, गवर्नर जो काउंसिल होता था बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 1833 के चार्टर जो अधिनियम में देखेंगे, चार्टर अधिनियम जब यहाँ पे पारित हुआ था तो उस समय गवर्नर काउंसिलिंग में, ठीक है, विधि सदस्य के रूप में इसको चुना गया था, विधि सदस्य के रूप में इसको यहाँ पे चुना गया था। अब यहीं से मामला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब विधि सदस्य के रूप में चुना गया था तो इसने ढेर सारा यहाँ पे क्या किया गया, ठीक है, आईपीसी बनाया, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो बनाया गया है इसी मैकाले के द्वारा बनाया गया है, जो आज तक हम लोग कहीं न कहीं लेके ढो रहे हैं। कुछ न कुछ पुरानी कानूनों का भी हाल ही में, ठीक है, निरस्त करने का भी प्रयास किया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे मैकाले, ध्यान रखिएगा, मैकाले। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से सुमेलित नहीं है। जैसे पाबना विद्रोह है, देखिए पाबना विद्रोह 1873-76 में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, बिल्कुल सही है। सन्यासी विद्रोह हुआ 1894 में। देखिए सन्यासी विद्रोह 1894 नहीं होगा, ये तो लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास ही होगा। एग्जैक्ट डेट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन 1770 अकाल के समय, इतना मुझे ध्यान है। कोल विद्रोह 1832 में हुआ था। अब आइए बारी बारी सबको देख लेते हैं। देखिए इस नंबर 1 अगर हम लोग सन्यासी विद्रोह की बात करें तो देखिए बंगाल में क्या था, बंगाल में लगा था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारों को भूमि का पट्टा दे दिया गया था, मालिक बना दिया गया था, और जमींदारों के ऊपर सूर्यास्त कानून लगा दिया गया था, जिसमें जमींदार क्या करते थे तो बिचौलियों के माध्यम से यहाँ पे किसानों से रेवेन्यू, राजस्व की वसूली करते थे और उसके बाद से वे अंग्रेजों को देते थे। लेकिन 1770 में आपको ध्यान होगा बंगाल में आया बड़ी मात्रा में अकाल, बड़ी मात्रा में अकाल आया। तो इससे पहले देखिए जो भी सन्यासी थे, फकीर लोग थे, कहीं न कहीं जो जमींदारों के द्वारा जो भी दान दक्षिणा दिया जाता था उसी पे इनका यहाँ पे पेट भरता था। लेकिन 1770 के आसपास खुद ज़मींदारों की ज़मींदारी नीलामी होने के कगार पे है। बहुत ज़मींदारों की नीलामी भी, मतलब ज़मींदारों की, ठीक है, ज़मींदारी भी नीलाम होती चली गई। तो यहाँ पे उन लोगों ने सन्यासियों को पूरी तरीके से दान देने से मना कर दिया और फिर सन्यासी भड़क गए, फकीर भड़क गए, बड़े मात्रा में इन लोगों ने, ठीक है, ज़मींदारों का विरोध किया और फिर इस विरोध को दबाने के लिए आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें बहुत सारे फकीर लोग मारे गए और, ठीक है, अंग्रेज लोग भी मारे गए। फाइनली 1771 तक आते आते माना जाता है कि इस विद्रोह को दबा दिया गया था। उसके बाद से आता है बंगाल में ही देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पाबना विद्रोह आता है। पाबना विद्रोह का भी केस वही है। जमींदारों ने क्या किया था, आपको ध्यान होना चाहिए, जमींदारों ने यहाँ पे कर का दर, राजस्व का जो दर है पूरी तरीके से बढ़ा दिया था। किसान भड़क गए और किसान जब भड़केंगे तो स्वाभाविक सी बात है समस्या आएगी ही आएगी। जमींदारों ने और तो और ज़बरदस्ती दंडे के बल पे यहाँ पे कर को वसूलने का यहाँ पे प्रयास किया। फिर वहीं था, हिंसा भड़क गया और इसका जो नेतृत्व किया गया था, काफ़ी फेमस नाम है, ईशान चंद्र राय। ईशान चंद्र राय के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और बुद्धिजीवियों ने भी इसी पाबना विद्रोह को सपोर्ट किया था। बुद्धिजीवियों के द्वारा यहाँ पे किया गया था। कई सारे बुद्धिजीवी थे, जैसे कुछ नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, आरसी दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोगों ने इसका समर्थन किया। लास्ट में है यहाँ पे देख पा रहे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जैसे कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे हुआ था। और कोल विद्रोह में आपको ध्यान होगा कि जो भी जनजातीय लोग थे इन्होंने अपनी भूमि को खो दिया था और इनके ऊपर कर का एक बड़ा राशि लगा दिया गया था, ज़बरदस्ती वसूला जा रहा था। मतलब ये मालिक से बंधु मजदूर तक बन गए थे, इतनी इनकी समस्या खराब थी। तो स्वाभाविक सी बात है, मरते क्या ना करते, फिर ये विद्रोह कर दिए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारों को 1826 के जूरी अधिनियम का कड़ा विरोध किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जूरी अधिनियम, ठीक है। देखिए धरा धरा प्रश्न आ रहा है, रिपीट होने की पूरी संभावना है। देखिए जूरी अधिनियम देखा जाए ना यहाँ पे, तो
इसका विरोध किया गया था राजा राम मोहन राय। अब समझ लेते हैं कि देखिए जूरी अधिनियम था क्या। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जूरी अधिनियम क्या था। देखिए इसको पारित किया था 1826 में, और इसमें धार्मिक श्रेष्ठता को यहाँ पे टॉप पे रखने का प्रयास किया गया था। इसका मतलब सीधा था कि अगर ब्रिटिश लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि सारे लोग क्या है यहाँ पे ईसाई हैं, तो ईसाइयों का कोई भी अधिनियम या फिर ईसाइयों का कोई भी कह सकते हैं कि मुकदमा से जुड़ा संबंधित चीज़ें कौन सुनेगा? ईसाई लोग ही सुनेंगे, अर्थात अंग्रेज लोग ही सुनेंगे। इनका जो मुकदमा है यहाँ पे, अलग धर्म के लोग चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, ये नहीं सुनेंगे। हाँ, लेकिन हिंदू मुस्लिमों का मुकदमा ईसाई लोग जरूर सुनेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसी को बोला जाता है यहाँ पे धार्मिक असमानता, जिसको यहाँ पे धर्म के माध्यम से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो नियम कानूनों को थोपने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम अपनी मुकदमों को तो सुनेंगे, ईसाई का मुकदमा तो सुनेगा, लेकिन हिंदू और मुस्लिम ईसाई का मुकदमा नहीं सुनेगा, लेकिन तुम्हारा मुकदमा हम जरूर सुनेंगे। इसी का विरोध किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा घोर, मतलब होता है ना, कड़े से कड़े शब्दों में उसका यहाँ पे निंदा किया गया था। इसके विरुद्ध याचिका भी तैयार किया गया था राजा राम मोहन के द्वारा, दोनों सदनों में भेजा गया था कि तुम लोग इतना मॉडर्न बनते हो, है कि नहीं, ब्रिटेन में क्या करते हो, क्या बोलते हो, और यहाँ आके देखो एक जो डूलिज्म जो चेहरा है अंग्रेजों का पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा यह आर्गूमेंट दिया गया था कि ये तो पूरा पूरा जो मूल निवासी है, भारत के जो लोग हैं मूल निवासी है, तुम तो लोग बाहरी लोग हो, तो तुम लोग तो सरासर क्या कर रहे हो, पूरी तरीके से भेदभाव कर रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? देखा जाए नागपट्टनम, ठीक है, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सारे ही जगहों पे डचों ने अपना व्यापारिक बस्ती बसाया हुआ था। डच देखा जाए 1602 ईस्वी में, जो कि एक नीदरलैंड की कंपनी थी, उस समय हॉलैंड था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का देखा जाए तो गठन किया गया था, और डच सरकार ने अंग्रेजों की तरह ही उनको भी यहाँ पे ईस्ट इंडीज में अर्थात पूर्व की तरफ व्यापार करने की यहाँ पे अनुमति दी गई थी। धीरे धीरे शुरू हो गया। 1605 में ये लोग आएगा पूर्वी तट पे, आंध्र प्रदेश का जो मछलीपट्टनम क्षेत्र है वहाँ पे आकर पहला व्यापारिक कारखाना बनाएगा। उसके बाद से फिर शुरू हो जाएगा, चाहे वो कोंकण है, मालाबार है, कोरोमंडल, सूरत, बंगाल, धीरे धीरे इन सारे क्षेत्रों पे फैलते चले जाएगा। अब दक्षिण भारत में धीरे धीरे लोग अंदर की तरफ जाएगा। उसी दरमियान देखेंगे तो इनका कॉम्पिटिशन, टक्कर जो पुर्तगालियों से होगा, चूँकि उस समय दक्षिण भारत में लोग मौजूद था। पुर्तगालियों से सिलोन को यहाँ पे छीन लिया जाएगा। मलाबार तट पे देखेंगे तो पुर्तगालियों का किला ये लोग डच लोग यहाँ पे जीत लेगा। धीरे धीरे पुर्तगालियों को ये लोग, ठीक है, मद्रास से निष्कासित करने का भी यहाँ पे प्रयास करेगा। काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर के रूप में था, सब ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों का डचों के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। तो डचों ने बड़े मात्रा में कपास, कपड़ा हो गया, रेशम हो गया, चावल, अफीम, नील, ऐसे चीज़ों के निर्यात पे बल दिया था। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय सभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था? देखिए बहुत शानदार ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये दिया गया था। अब इसकी मैं बैकग्राउंड बताने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको याद होगा स्वराज पार्टी की जो पृष्ठभूमि के रूप में, कि देखिए जब गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को छेड़ा गया, तो असहयोग आंदोलन का गांधी के द्वारा, ठीक है, जो उद्देश्य दिया गया था स्वराज की, लेकिन स्वराज को गांधी ने पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया था कि स्वराज का मतलब क्या है। सब अपने अपने तरीके से समझ रहे थे, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद से जैसे ही गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को यहाँ पे वापस लिया गया, तो पूरी तरीके से कांग्रेस के अंदर ही एक विचारधारा पनपने लगे कि ये देखो भाई, इतने अच्छे सपने दिखा के अचानक ही उन सपनों को तोड़ देना, जिसमें कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि जो वृद्ध जो नेता थे, बुजुर्ग जो नेता थे, उनकी भावनाएं आहत हुई। उसी तरीके से देखा जाए तो जो क्रांतिकारी जो विचारधारा है, भगत सिंह वगैरह, ठीक है, उनकी भी विचारधारा यहाँ पे आहत हुई, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्रांतिकारी मार्ग, हिंसक गतिविधियों का सहारा लिया गया। लेकिन यहाँ पे जो ये बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे इसमें मोतीलाल नेहरू, सी आर दत्त हैं, इनको लगा कि देखो अंग्रेज़ों की जो व्यवस्थाएं हैं
उसी व्यवस्था के तहत ही हमें उनको क्या करना होगा, टक्कर देना होगा, क्योंकि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में चुनाव के लिए था। तो यही आपको समझना है कि 1923 में इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, और उस स्वराज पार्टी का यहाँ पे समर्थन दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ स्वराज पार्टी, क्योंकि आगे चल के देखेंगे तो कांग्रेस के ही लोग थे। आगे चल के मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो जाएगी, इसके जस्ट बाद देखेंगे 1925 के आसपास शायद, ठीक है, सी आर दास की मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत लंबे समय तक ये सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियाँ फिर इधर फैलने लगेगी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और फाइनली देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु, भगत सिंह को फांसी पर लटकाना। तो धीरे धीरे यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी हद तक फिर से अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से प्रयास किया था। फिर उसके बाद से फिर नमक सत्याग्रह, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, फिर वो कहानी चलते चले जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसीलिए कि देखिए सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया को पहला ध्यान रखिएगा, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष सोसाइटी के रूप में भी इसको यहाँ पे जाना जाता है, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना की गई थी 1905 के आसपास की गई थी, और 12 जून, एग्जैक्ट मैं डेट ही मेंशन कर देता हूँ, 1905 को पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के यहाँ पे गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि पूरी तरीके से, चाहे वो जाति धर्म कोई भी भारतीय हो, यहाँ पे सबको क्या करना है, एकजुट करना है, यहाँ पे उनको यूनाइट करना है। इसीलिए इसको पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बताया भी गया था कि जो भी वंचित ग्रामीण जनजातीय लोग हैं, या फिर अन्य सामाजिक कारणों के लिए, या फिर अन्य सामाजिक गतिविधियों से पिछड़े हुए लोग, वे सारे लोग आए, हम लोग मिलजुल के क्या करेंगे, रहेंगे। और बाकायदा इसमें देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो भी यहाँ पे सदस्य जो बनते थे, बहुत नाममात्र वेतन में 5 साल की प्रशिक्षण इसमें लेना होता था सदस्य बनने के लिए, ठीक है। फिर बेहद ही मामूली वेतन, नाममात्र का वेतन, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध सेवा से था पूरी तरीके से। राष्ट्रभक्ति की भावना धीरे धीरे यहाँ पे जग रही थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले काफ़ी फेमस नाम है यहाँ पे, इसीलिए तो महात्मा गांधी के देख पा रहे, ठीक है, कहीं न कहीं गुरु भी बने। वरंगल में 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को पराजित किया हुआ था। देखिए 1303 में जब काकतीय शासकों की सेना ने कहा किसकी सेना को पराजित किया था, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण विस्तार नीति का ये पार्ट था, और उस समय दक्षिण विस्तार नीति करवाएगा 1303 में, जब अपनी सेना को भेजेगा। तो उस समय वरंगल में जो काकतीय वंश का शासक था, जिसका नाम था प्रताप रुद्र, ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस नाम है ये भी, प्रताप रुद्र क्या करेगा, पूरी तरीके से लोहा लेगा और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वापस खदेड़ देगा, पराजित कर देगा। पराजित करने का जगह है करीमनगर जिले के उपपल्ली में हुआ था, ठीक है, उपरापल्ली भी उसको बोला जाता है, उपरापल्ली में। लेकिन खिलजी तो खिलजी था, खिलजी इतनी आसानी से तो हार मानने वाला था नहीं। अगला फिर अपना फेवरेट जो गुलाम भेजेगा मलिक कफूर को, और मलिक कफूर ने फिर इस प्रताप रुद्र को पूरी तरीके से घेरा, सैनिक कूटनीति का शानदार परिचय दिया। प्रताप रुद्र देव ने इसके सामने सरेंडर कर दिया और बोला कि हम रेवेन्यू देंगे। इसके बाद बोला कि हम जो भी मेरे पास हीरा है, कोहिनूर हीरा है, ये देंगे। तो ये सब यहाँ पे चीज़ मामला चल रहा था। लेकिन आपको समझना है कि जैसे ही आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाएगी, तो प्रताप रुद्रदेव दिल्ली सल्तनत को रेवेन्यू देना बंद कर देगा। रेवेन्यू जब नहीं देगा तो फिर इसका मतलब क्या होना चाह रहे हैं, स्वतंत्र होना चाहिए, सिंपल सा बात है, स्वतंत्र होना चाहता है। और फिर ये भी एक बड़ी समस्या थी। देखिए दिल्ली सल्तनत में शासक कोई हो ना, अगर वो शासक योग्य होता था तो हमेशा देखता था कि कहाँ कहाँ से हमारा खजाने में रेवेन्यू आता है, राजस्व आता है। अगर वो शासक नहीं देता तो पुनः वो चढ़ाई करता। और उस समय जो शासक आ गया था, तुगलक आ गया था, गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक ने फिर से यहाँ पे ध्यान रखिएगा चढ़ाई कर दी, काकतीय वंश अर्थात यहाँ पे वारंगल पे चढ़ाई कर दी और वारंगल के क्षेत्र को यहाँ पे जीत लिया।
तो उस समय नेतृत्व कर रहा था उसका पुत्र जो था, ठीक है, उलुग खां। उलुग खां, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उलुग खां का नाम क्या था। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है।